औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इस पर पाई फ़िल्टर सर्किट हमने स्टडी करना है। लेक्चर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें आज हम जो है द पाई फ़िल्टर जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये जो पाई फ़िल्टर यहाँ पर हम सर्किट यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे विद फुल वेव रेक्टिफायर। तो वो फ़िल्टर सर्किट के जिसको हम इस्तेमाल करते हैं स्मूथ आउटपुट डीसी हासिल करने के लिए। ये फ़िल्टर सर्किट जो है ये रिड्यूस कर देता है रिपल परसेंटेज को लेस देन 1%, और इट कंसिस्ट ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 अलॉन्ग विद इंडक्टर L। तो ये जो कम्बिनेशन होता है C1 L और C2 का, ये सिमिलर होता है, एक ग्रीक लेटर पाई के जैसा होता है। देयरफॉर हम इसको पाई फ़िल्टर सर्किट कहते हैं। यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है ये इस तरह की होती है कि जैसे आपके पास कोई पाई शेप जो है वो बन रही है, तो इसलिए हम इसको पाई फ़िल्टर सर्किट का नाम जो है वो देते हैं। और यहाँ पर ये जो पाई फ़िल्टर सर्किट हम यूज़ करेंगे ये फुल वेव रेक्टिफायर के साथ करेंगे। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पाई सेक्शन फ़िल्टर विद फुल वेव रेक्टिफायर, इसको ये नाम भी दिया जाता है। तो पहले इसका देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो बेसिकली वो फ़िल्टर सर्किट के जो यूज़ होता है टू गेट वेरी स्मूथ आउटपुट। द फिल्टर सर्किट which is used to get very smooth आउटपुट। यानी कि इस सर्किट की मदद से जो रिपल्स आ रहे होते हैं AC के, उन रिपल्स को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर पाते हैं। इससे पहले आपने कैपेसिटर फ़िल्टर सर्किट भी पढ़ा है। कैपेसिटर फ़िल्टर सर्किट जो है वो भी AC के कंपोनेंट्स को किसी हद तक रेक्टिफाई कर देता है, लेकिन कैपेसिटर फ़िल्टर के साथ स्टिल जो है कुछ AC के कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उनको मज़ीद स्मूथ करने के लिए फिर हम पाई फ़िल्टर सर्किट जो है वो उसको यूज़ करते हैं। तो ये फ़िल्टर सर्किट जो है रिड्यूस करता है रिपल परसेंटेज को मच लेस देन 1%। दिस फ़िल्टर सर्किट, ये जो आपके पास फ़िल्टर सर्किट है ये रिड्यूस करता है रिपल परसेंटेज को, reduces the ripple percentage, यानी कि जो रिपल की परसेंटेज आ रही होती है मच लेस देन 1%, यानी कि 1% से भी कम इसको रिड्यूस कर देता है। तो आप फिर देख सकते हैं अगर 1% से भी कम ही इसको रिड्यूस कर देता है तो फिर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव फ़िल्टर सर्किट है। अब ये जो है इसके अंदर आप दो कैपेसिटर C1 और C2 यूज़ करते हैं और एक इंडक्टर L होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कैपेसिटर्स
C1 and C2 along with इंडक्टर L। ठीक है, यानी कि ये दो कैपेसिटर्स और एक इंडक्टर जो है उस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। आपको उसमें एक इंडक्टर और दो कैपेसिटर जो हैं वो लगे हुए मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये कम्बिनेशन जो है, द कम्बिनेशन ऑफ C1L एंड C2, ये जो कम्बिनेशन आपके पास C1L और C2 का इज सिमिलर टू द ग्रीक लेटर पाई। तो ये सिमिलर होता है, यानी कि ये कम्बिनेशन जो है इट इज सिमिलर टू अ ग्रीक लेटर पाई, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पाई फिल्टर सर्किट। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पाई फिल्टर सर्किट। क्योंकि इसकी ये जो कम्बिनेशन है आपके पास L1 LC1 और C2 का, इट इज सिमिलर टू लाइक अ शेप ऑफ ए पाई। जो पाई क्या है, ग्रीक लेटर है, हम बार बार इसको मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो उसकी शेप जो है वो पाई की तरह की होती है, तो इसलिए हम इसे जो है पाई फिल्टर सर्किट का नाम देते हैं। अब हम पहले बनाते हैं इसकी सर्किट डायग्राम, उसके बाद फिर इसकी वर्किंग जो है उसको स्टडी करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो सर्किट डायग्राम आप देखें कि हमारे पास उसी तरह ये ट्रांसफार्मर है जिससे आप AC वोल्टेज दे रहे हैं, और इसके साथ ये फुल वेव रेक्टिफायर जिसके अंदर ये दो डायोड हमारे पास लगे हुए हैं। ये इसके साथ जाके मिल रहा है, और इसके आगे इसको आगे बढ़ा दें तो इसके आगे एक इंडक्टर लगा हुआ है, और इधर पैरेलल के अंदर एक कैपेसिटर C1 जो है वो लगा हुआ है। फिर इंडक्टर के आगे एक कैपेसिटर C2 लगा हुआ है L, और इसको नीचे ले आए, इसको इसके साथ मिला दें, और इसके आगे ये लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है R, जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा VDC। तो ये डायोड जो है ये D1 और D2 के बराबर है। ये पॉइंट जो है यहाँ पर, जहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है C1, इसको कहेंगे आप पॉइंट A। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास जो है ये सारा पोर्शन ये वाला सारा पोर्शन जो है ये आपके पास पाई फिल्टर और लोड का पोर्शन है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ये फिल्टर
एंड लोड है। ठीक है जी, इसकी एक साइड के ऊपर फिल्टर और लोड जो है वो लगा हुआ है। तो दैट इज द सर्किट। ये अब आपके पास सर्किट डायग्राम है, इसको आपको फिगर ए का नाम दे दें। फिगर ए, पाई फिल्टर सर्किट with full wave रेक्टिफायर। तो ये पाई फिल्टर सर्किट है आपके पास विथ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम होगी। नाउ वी विल हैव टू डिस्कस द वर्किंग। अब हम इसकी वर्किंग जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो हम यहां पर सिर्फ कंसिडर करते हैं, वी शैल कंसिडर only the full wave रेक्टिफायर। तो यहां पर हम सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर को स्टडी करेंगे, सर्किट को। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास हाफ वेव सप्लाई है उसको रियरली यूज किया जाता है एज हाफ वेव सप्लाई is rarely used। जो हाफ वेव सप्लाई है वो बहुत रेयरली जो है, रेयरली का मतलब होता है कम, बहुत कम उसको जो है हाफ वेव सप्लाई को यूज किया जाता है विद कम्प्लेक्स फिल्टर सर्किट, विद कम्प्लेक्स फिल्टर सर्किट, कम्प्लेक्स फिल्टर सर्किट के साथ। अब हम जो है वो इफेक्ट देखेंगे C1, C2 और L का। ठीक है, C1, C2 और L का जो है उसको इफेक्ट को ज़रा स्टडी करके देखेंगे कि ये किस तरह एज ए फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है, जो कि आपने इस फिगर ए के अंदर इसको शो किया हुआ है। तो नाउ we see the effect of C1, C2 and L as shown in figure E। जैसा कि आपने फिगर ए के अंदर जो है वो इसको शो किया हुआ है, तो इसका इफेक्ट हम देखेंगे। तो नंबर 1 के ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ C1 के, जो C1 है उसका इफेक्ट क्या, यानी कि इन सब के C1, C2 L इन सब का इफेक्ट जो है वो हमने देखना है। तो फर्स्ट नंबर पर वी विल सी इफेक्ट ऑफ C1। तो पहले नंबर पर C1 का इफेक्ट देखेंगे। जो कैपेसिटर C1 है ये चार्ज होता है टू द पीक वैल्यू Vm, द कैपेसिटर C1, जो कैपेसिटर C1 है ये चार्ज होता है, चार्जेस टू द
पीक वैल्यू जो है आपके पास ऑफ पीक वैल्यू वी एम ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वी एम, उस तक ये चार्ज होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ कैपेसिटर सी, सिमिलर टू दैट ऑफ कैपेसिटर सी as used in capacitor फिल्टर सर्किट। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह, यानी कि जारी बात है कि जब डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा, इसमें से जो है वो करंट पास करना शुरू कर देगी। तो जब करंट पास करना शुरू होगी तो ये कैपेसिटर C1 जो है ये चार्ज होगा टू द पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज वी एम अप्लाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू तक ये चार्ज होगा। सिमिलरली उस तरह जिस तरह आप देखते हैं कैपेसिटर फिल्टर के केस में, तो जो आप रिपल फैक्टर है क्रॉस द कैपेसिटर C1 ऑफ द पाई फिल्टर, ठीक है, सो नाउ रिपल फैक्टर across the capacitor C1, अब जो रिपल फैक्टर है अक्रॉस द कैपेसिटर C1 ऑफ द पाई फिल्टर इज गिवन एज, वो जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी गामा 1 इज इक्वल टू 0.144 डिवाइडेड बाई C1RF। इसको कह लें ये इक्वेशन नंबर 1 है। C1 कैपेसिटर है, कैपेसिटर C1 की R रेजिस्टेंस है और F जो है वो फ्रिक्वेंसी है आपके पास इनपुट से, जो इनपुट से आपके पास फ्रिक्वेंसी आ रही है वो है। तो ये आपके पास पहला इफेक्ट आ गया कैपेसिटर C1 का। अब हमने जो है दूसरे नंबर के ऊपर इफेक्ट देखना है कैपेसिटर C2 और जो इंडक्टर L लगा हुआ है सर्किट के अंदर उसका, क्योंकि ये भी जो रिपल का सर्किट है उसके अंदर आ रहा है, यानी कि C1 C2 और L, ये एक पाई की शेप आप देख सकते हैं कि बन रही है सर्किट के अंदर C1 C2 और L। ये जो पाई की शक्ल सर्किट के अंदर बन रही है, अब इसके अंदर हमने जो है वो चेक करना है कि हाउ विल इफेक्ट। अब देखेंगे रिपल फैक्टर जो है वो तो आपके पास आ रहा है कैपेसिटर C1 की वजह से, और वो रिपल फैक्टर कितना आ रहा है 0.144 C1RF। F इसमें फ्रिक्वेंसी है इनपुट की, R लोड के ऊपर जो रजिस्टर लगी है वो है, और C1 कैपेसिटर है, और 0.114 कांस्टेंट है जो आपने कैलकुलेट किया हुआ पहले गामा जब आपने निकाला था कैपेसिटर फिल्टर सर्किट के लिए। तो ये मैंने वही कैपेसिटर फिल्टर सर्किट जो है उस वाला ही यहाँ पर राइट डाउन जो है वो किया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है, नेक्स्ट हमने चीज़ देखनी है कि जो हमारे पास इफेक्ट है C2 और L का। इफेक्ट ऑफ C2 एंड L, यानी कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर C2 का इफेक्ट है। जो इंडक्टर है ये ऑफर करता हाई रेजिस्टेंस, एंड इंडक्टर
ऑफर्स द हाई रेजिस्टेंस, यानी कि लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करता है टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, एंड ए कैपेसिटर ऑफर लो रेजिस्टेंस, and the capacitor offer लो रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर जो है वो लो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ एसी। टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। ठीक है जी। इंडक्टर की रेजिस्टेंस हाई होती है, यानी कि जब एसी इंडक्टर में से गुजरती है तो इंडक्टर जो है वो हाई रेजिस्टेंस जो है वो शो करता है। अब देखें बेसिकली इंडक्टर का फंक्शन क्या होता है कि जब इंडक्टर के अंदर से करंट गुजरती है, आप जाहिर बात है एसी करंट गुजर रही है, तो एसी करंट जो है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है, तो उसकी पोलैरिटी चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इंडक्टर की वजह से, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड करंट के फ्लो करना शुरू कर देगी, यानी कि जो अप्लाइड करंट के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेगी, उसके अंदर रुकावट पैदा करेगी। इस वजह से इंडक्टर की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एसी करंट ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है, तो इस वजह से इंडक्टर जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करेगा। ठीक है जी। अब जो इंडक्टर एल और कैपेसिटर C2 हैं ये एक्ट करते हैं एज ए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। नाउ कैपेसिटर C2 एंड इंडक्टर L। अब कैपेसिटर C2 और जो इंडक्टर L है एक्ट एज वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के तौर के ऊपर काम करेंगे फॉर ए रिपल के लिए। आप देखें ना कि ये C1 और ये इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर टाइप नेटवर्क जो है वो बन रहा है फॉर एसी रिपल, जो एसी का रिपल आ रहा है उसके लिए। एंड सो मोस्ट ऑफ द एसी रिपल अपीयर्स एज वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो सो द मोस्ट of the ripple appears as the voltage drop। तो ये जितना भी रिपल आ रहा है ये अपीयर होगा एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, यानी कि ये जितनी रिपल आपके पास एसी की वजह से आ रही है, मोस्ट ऑफ द एसी रिपल, ठीक है, जो ज़्यादा आपके पास मोस्ट ऑफ द एसी रिपल है जो अपीयर हो रही है एज ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, यानी कि ज़्यादा जो रिपल आ रहा है वो एक्चुअली इंडक्टर एसी का जो रिपल फैक्टर आ रहा है आपकी आउटपुट के अंदर, एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर अब ये फिल्टर सर्किट आपने लगाया हुआ है, तो जब फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसकी रेक्टिफिकेशन करेगा
तो जो आपका फ़िल्टर सर्किट है वहाँ तक एसी के रिपल्स आएंगे। अब वो एसी के रिपल जो हैं वो इंडक्टर के अक्रॉस, यानी कि जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस अपीयर होंगे एज ए वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है कि वोल्टेज का कम होना, वोल्टेज का डेसिपेट करना। जारी बात है इंडक्टर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो जब भी, अब वोल्टेज एक्चुअली क्या होता है, वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जब इंडक्टर तक पहुंचेगा तो इंडक्टर जो है उस तक पहुंचने के बाद ज़ाहिर बात इंडक्टर किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो इनके दरमियान में जो एसी है और इसके जो एटम्स होंगे उस इंडक्टर के, उनके दरमियान में कोलिजन्स होंगे, जिसकी वजह से हीट पैदा होगी। हीट की वजह से एनर्जी डेसिपेट होगी, तो उस एनर्जी के डेसिपेट होने को हम वोल्टेज ड्रॉप का नाम देते हैं। तो हम कहेंगे कि अक्रॉस द जो आपका इंडक्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हो रही है। तो अब इसके नतीजे में एक बड़ी स्मूथ डीसी ऑब्टेन होती है अक्रॉस द लोड। एज ए रिजल्ट a very smooth DC is obtained across the load। तो एक बहुत स्मूथ डीसी, ठीक है। ये बात, आपने फिल्टर सर्किट लगा हुआ है, दो कैपेसिटर है, एक इंडक्टर, तो इसके नतीजे में आप जो डीसी मिलेगी वो बड़ी स्मूथ होगी अक्रॉस द लोड। तो C2 और L टुगेदर जो हैं वो रिड्यूस करते हैं रिपल बाय द फैक्टर C2 एंड L टुगेदर reduces the ripple by the factor। और ये जो फैक्टर होता है तो जिससे इसको रिड्यूस करते हैं ये होता है एक्स C1 डिवाइड बाई, इसको ऊपर लिख लेते हैं इधर, ये इस फैक्टर से एक्स C1 डिवाइड बाई XL प्लस XC2। अब ये XC1 XC2 XL ये सब क्या हैं, ये रिएक्टेंस हैं इंडक्टर और कैपेसिटर C2 की, ठीक है। वेयर XC2 and XL are the reactances of inductor and capacitor C2। तो ये हमारे पास रिएक्टेंसेस, यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होती है, यानी कि जो अपोजिशन ऑफर होती है बाय कैपेसिटर एंड इंडक्टर टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, तो उसको हम रिएक्टेंस का नाम जो है वो देते हैं। तो जो टोटल रिपल रिडक्शन है बाय पाई फिल्टर इज देयर फॉर गिवन बाय, ठीक है जी। अब वो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, द टोटल रिपल रिडक्शन। तो जो टोटल रिपल रिडक्शन है बाय पाई फिल्टर की, ठीक है जी। टोटल रिपल रिडक्शन बाय पाई फिल्टर इज
देयरफॉर गिवन बाय, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि गैमा गैमा 1 डॉट ये वाला फैक्टर XC2 डिवाइड बाई XL प्लस XC2, इसके सबस्क्रिप्ट में आ रहा है XC2। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है ये फैक्टर आ जाएगा और इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। नाउ आप इसके अंदर गैमा 1 की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 से, पुट वैल्यू ऑफ गैमा 1 बाय इक्वेशन 1। तो गैमा 1 की इक्वेशन 1 से पुट करेंगे तो ये गैमा क्या आ जाएगा 0.144 C1 RF XC2 XL प्लस XC2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप नॉर्मली L और C2 जो है उसको इस तरह चूज करते हैं, नॉर्मली L and C2 are chosen so that इस तरह आप इनको चूज करेंगे कि XL जो है इट इज़ मच ग्रेटर दैन XC2। हमने पहले कहा कि जो रिएक्टेंस XL की है वो ज़्यादा है XC2 से, ठीक है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है टुवर्ड द फ्लो ऑफ करंट। तो अब इसके मुताबिक फिर यहाँ से ये इससे बड़ा हो गया तो ये टर्म इधर से ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा हमारे पास गैमा जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.144 डिवाइडेड बाई C1 RF और ये आ जाएगा XC2 डिवाइड बाई XL। और इसको आप कोई इक्वेशन 3 का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब XC2 और XL जो हैं वो गिवन बाय हैं, इनकी वैल्यूज हम राइट डाउन कर लेते हैं। XC2 and XL are given by, अब इनकी जो वैल्यू हैं XC2 जो है ये 1/ओमेगा C2 के बराबर है और इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पाई FC2। ठीक है जी, इसी तरह XL जो है ये ओमेगा L के बराबर है और इसको हम लिख सकते हैं XL 2 पाई FL, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा 2 पाई F के बराबर है। So you can write it like that. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको इस तरह जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ हमारे पास जो अब इसको हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ रही है, तो सिंस जो रिपल वोल्टेज है हैज़ ए फ्रिक्वेंसी
ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी। तो सिंस द रिपल वोल्टेज has frequency रिपल वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उसके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस है ट्वाइस ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। वो जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है उसका ट्वाइस है। देयरफॉर जो इफेक्ट है ऑफ द इंडक्टर ड्यू टू रिएक्टेंस एट डबल इनपुट फ्रिक्वेंसी इज, तो लिहाजा जो देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ द, अब चूंकि जो इफेक्ट है आपके पास इंडक्टर का ड्यू टू इट्स रिएक्टेंस इसकी रिएक्टेंस की वजह से एट डबल इनपुट फ्रीक्वेंसी इज, तो इसकी चूंकि ट्वाइस हो जाती है, डबल हो जाती है, तो अब इसका इफेक्ट जो है वो जो डबल इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो डबल इफेक्ट जो हमारे पास इसकी वजह से आ रहा है, उसके लिए हम एक्स एल की वैल्यू जो है उसको लिखेंगे एक्स एल 2 इंटू 2 पाई एफ एल, या आप कह सकते हैं कि एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई 2 एफ एल के बराबर हो जाएगा। अब जो आपके पास इफेक्ट है कैपेसिटर C2 का एंड द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर C2, अब आपके पास जो इफेक्ट है कैपेसिटर C2 का ऑन द AC रिपल, ऑन द AC रिपल के ऊपर C2 यानी कि जो इफेक्ट कर रहा है AC रिपल के ऊपर, at the double frequency is, तो डबल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये क्या होगा XC2 1 ओवर, अब यहाँ पर भी डबल हो जाएगा यानी कि 2 पाई 2 एफ C2, 2 पाई 2 एफ C2, ये हमारे पास एक्स ही आ जाएगा। नो अब आप जो वैल्यूज़ हैं XL और XC2 की, इसको सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। नाउ
put values of XC2 and XL in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? वो जो गैमा की इक्वेशन है रिपल फैक्टर की। तो गैमा आपके पास आ जाएगा 0.144 C1RF। अब यहाँ पर XC2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई 2F C2 डिवाइडेड बाई 2 पाई 2F L के बराबर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 0.144 C1RF 1/4 पाई F C2 और 1/4 पाई FL। दैट विल बी द इक्वेशन। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.144 डिवाइडेड बाई 16 पाई स्क्वायर C1 C2 F3 RL। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हम फर्दर आप सिंपलीफाई करें। अब मैं ये मिटा देता हूँ, ये वाली फिगर यहाँ से, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही है। तो अब आप जब फर्दर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 9.1 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई C1 C2 F3 LR। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 4 जो है ये आपके पास आ गई है। अब यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि गैमा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। ठीक है, दिस शोज दैट रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि रिपल फैक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो इक्वेशन 4 से ये क्लियरली हमें नज़र आ रहा है, ये पता चल रहा है कि जो वैल्यू है रिपल फैक्टर की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के साथ। यानी कि अगर आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो रिपल फैक्टर कम हो जाएगा, और अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज़्यादा करेंगे कम करेंगे तो रिपल फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जितनी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी आउटपुट के ऊपर, उतना ही आपको स्मूथ डीसी जो है वो आउटपुट पे मिलेगा। लेकिन अगर लोड की वैल्यू आउटपुट पे कम होगी तो फिर आपको स्मूथ डीसी जो है वो आउटपुट के ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ से हमें इस फैक्टर से पता चल रहा है। तो बाकी ये है कि एक्चुअली
ये पाई फ़िल्टर जो है ये ज़्यादा मच सोफिस्टिकेटेड है एज़ कंपेयर टू कैपेसिटर फ़िल्टर। उसकी वजह यह है कि कैपेसिटर फ़िल्टर में तो सिर्फ एक कैपेसिटर इस्तेमाल होता है जो कि एसी के कंपोनेंट को ब्लॉक करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है वो दो कैपेसिटर्स हैं और उन दो कैपेसिटर्स के साथ एक इंडक्टर जो है वो भी लगा हुआ है। तो वो ये कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं इनका जो कम्बिनेशन है उसकी वजह, इनके कम्बिनेशन और इनकी रिएक्टेंस की वजह से आपको आउटपुट के ऊपर जो डीसी मिलती है वो मज़ीद स्मूथ हो जाती है, यानी कि उसके अंदर और ज़्यादा फैक्टर्स जो एसी कंपोनेंट के रिपल्स के फैक्टर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने नेक्स्ट देखना है लोड रेगुलेशन, कि आप लोड को किस तरह रेगुलेट करते हैं। लोड रेगुलेशन, तो जो डीसी वोल्टेज अक्रॉस C1 है एट ए, वो जो फिगर मैंने पीछे बनाई थी उसमें, अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रा कर देता हूँ पहले। ये देखें, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, यहाँ पर ये पॉइंट्स ए हैं, ठीक है। ये कोई रेजिस्टेंस आर सी यहाँ पे लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस आर है और ये इसकी आउटपुट है। यहाँ पर ये आउटपुट पे आपको VDC मिलता है। तो ये क्या है, ये DC इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको फिगर बी कह लें। DC इक्विवेलेंट सर्किट, ये DC का इक्विवेलेंट सर्किट है। तो जो DC वोल्टेज है अक्रॉस C1 एट AA, the DC voltage across C1 at AA, जो DC वोल्टेज है C1 के क्रॉस एक पॉइंट के ऊपर इज गिवन बाय, उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि VAA इज इक्वल टू VM 1 + 1/4 C1 RF इंटू VM माइनस IDC डिवाइड बाय 4FC1। इसको आप कोई इक्वेशन नंबर 5 का नाम जो है वो दे। तो ये वोल्टेज VAA है आपके पास। तो इंडक्टर जो है उसके पास DC रेजिस्टेंस RC हो सकती है और ये रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं इन सीरीज अक्रॉस AA, ठीक है। तो जो इंडक्टर है, इंडक्टर may have DC resistance RC, ठीक है। उसके पास यानी कि इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो RC है और जो RC और लोड R हैं ये कनेक्टेड है इन सीरीज अक्रॉस AA, and RC and R are connected in series across AA।
तो ये सीरीज़ में ये आप देख सकते हैं, ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं अक्रॉस ए के ए पॉइंट के। तो फॉर डीसी करंट, तो अब जो डीसी करंट है आपके पास, ठीक है, ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर डीसी करंट एज शोन इन फिगर बी, जैसा कि आपको ये फिगर बी में दिखाया, ये जो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यूजिंग रेजिस्टेंस आर सी और आर एज ए वोल्टेज डिवाइडर, अगर आर और आर सी को हम यूज़ करें एज ए वोल्टेज डिवाइडर, यूजिंग आर एंड आर सी एज ए वोल्टेज डिवाइडर, अगर हम आर और आर सी को एज ए वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करें, तो वी हैव द डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फिल्टर एज, तो फिर हमारे पास जो डीसी आउटपुट वोल्टेज होगा डिवाइडर, वी हैव तो हमारे पास जो है द डीसी आउटपुट वोल्टेज तो हमारे पास जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है ऑफ द फिल्टर इज गिवन एज, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? वो आपके पास आ जाएगी वी डी सी इज इक्वल टू वी ए इंटू आर आर सी प्लस आर। अब ये क्या है? ये वोल्टेज डिवाइडर है। तो आपके पास वी डी सी जो है, फिर वी डी सी, इसमें वी ए की वैल्यू रखें तो वी एम डिवाइडेड बाय 1 + 1 4 C1 आर एफ इंटू आर ओवर आर सी प्लस आर। तो ये वी डी सी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वी ए है वो वी एम, यानी कि ये वैल्यू जो आ रही है आपके पास वी एम 1 प्लस ये वाली पूरी वैल्यू बराबर है वी एम माइनस आई डी सी 4 एफ सी 1 के बराबर है। ठीक है, ये आपको पता है कि ये वैल्यू जो है, ये वाली वी एम 1 + 1/4 C1 आर एफ, ये बराबर है आपके पास इज इक्वल टू वी एम माइनस आई डी सी डिवाइडेड बाई 4 एफ सी 1। तो फिर ये इक्वेशन जो है इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, वी डी सी इज इक्वल टू वी एम माइनस आई डी सी डिवाइड बाई 4 एफ सी 1 इंटू आर प्लस आर सी। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है आ गई। इसको अगर हमने पीछे 4 तक इक्वेशनों का नाम दिया तो इसको हम इक्वेशन 5 जो है वो कह लेंगे। तो जो स्मॉल लोड रेजिस्टेंस है या स्मॉल लोड करंट है फॉर
स्मॉल लोड करंट, यानी कि अगर लोड करंट की वैल्यू जो है वो स्मॉल है और आपके पास लार्ज आर है, यानी कि ज़ाहिर बात है जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लोड करंट जो है वो कम होगी, तो जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है ऑफ फिल्टर, सो द डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फिल्टर, तो जो डीसी आउटपुट वोल्टेज होगा आपके पास फिल्टर का वो अप्रॉक्सीमेट्स करेगा वीएम को। ठीक है जी, फिल्टर अप्रॉक्सीमेट्स वीएम। अब वीएम क्या है? वीएम इज द वैल्यू ऑफ द पीक वोल्टेज, तो वो अप्रॉक्सीमेट करेगा वीएम को, पीक वोल्टेज को, इफ C1 इज लार्ज, अगर कामा इफ C1 इज लार्ज, अगर C1 जो है वो लार्ज है। यूजुअली C1 और C2 है जो है उनको लार्जर बनाया जाता है एंड इक्वल, एंड L इज गिवन ए वैल्यू ऑफ 5 और 10 हेनरी। ठीक है, C1 यानी कि C1 और C2 की वैल्यू को लार्ज रखा जाता है। द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, अब ये जो दो कैपेसिटर लगे आर मेड लार्जर एंड इक्वल, यानी कि इनकी वैल्यूज ज़्यादा होती हैं और इनको इक्वल रखा जाता है। एंड L इज गिवन बाय, और L को जो वैल्यू दी जाती है ए वैल्यू ऑफ 5 to 10 हेनरी, और L को 5 से 10 हेनरी की वैल्यू जो है वो दी जाती है। ठीक है जी, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन है। तो अब आप यहाँ से दे सकते हैं कि जो C1 और C2 है उसकी वैल्यू को लार्ज रखा जाता है। अब वैल्यू को लार्ज रखने का मकसद ये है कि जब C1 और C2 की वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब है कि ये लार्ज रिएक्टेंस शो करेंगे टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ AC करंट, यानी ये कि AC रिपल जो आ रहा होगा, और ये उस AC रिपल को जो है वो ब्लॉक करेंगे। इसी तरह इंडक्टर की वैल्यू भी 5 to 10 हेनरी रखी जाती है ताकि ये AC का जो रिपल आ रहा है उसको ब्लॉक करें और जो DC के ऊपर आपको आउटपुट मिल रही है वो ज़्यादा स्मूथ हो और उसमें AC के रिपल जो हैं वो कम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ दी फंक्शन, ये जो है ये आपके पास फंक्शन था पाई फिल्टर सर्किट का। ठीक है, अब हमने उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर सर्किट स्टडी करना है वो नेक्स्ट फिल्टर सर्किट जो है वो है द पाई आर फिल्टर सर्किट। ये पाई था, अब आ रहा है पाई आर, जो नेक्स्ट है। द पाई आर फिल्टर सर्किट, ये लास्ट टाइप ऑफ सर्किट है। पहले आपने जो है वो कैपेसिटर फिल्टर सर्किट को स्टडी किया है, फिर उसके बाद जो है वो आपने पाई फिल्टर सर्किट देखा है, और अब हम पाई आर फिल्टर सर्किट देखेंगे। ये फिल्टर सर्किट जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है टू गेट वेरी स्मॉथ आउटपुट DC वोल्टेज। दिस filter is used to get very smooth
आउटपुट डीसी वोल्टेज, बहुत स्मूथ किस्म का डीसी वोल्टेज हासिल करने के लिए। इन दिस फिल्टर सर्किट, इस फिल्टर सर्किट के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं, इन दिस फिल्टर सर्किट, ये जो फिल्टर सर्किट है, वी रिप्लेस, ठीक है, इस फिल्टर सर्किट के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं द इंडक्टर एल, द इंडक्टर एल ऑफ पाई फिल्टर सर्किट, इंडक्टर एल जो है पाई फिल्टर सर्किट की, उसको रिप्लेस कर देते हैं विद ए रजिस्टर आर एफ, विद ए रजिस्टर, एक रजिस्टर से, और उस रजिस्टर को हम कहते हैं आर एफ, आर एफ। दिस इज वाइडली यूज्ड सर्किट। ठीक है जी, ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, तो ये फिल्टर जो है इसको हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि काफ़ी हद तक स्मूथ आउटपुट डीसी वोल्टेज हासिल करने के लिए। और इस फिल्टर सर्किट के अंदर जो इंडक्टर होता है, यानी कि जो पाई फिल्टर सर्किट के अंदर लगा था, वो इंडक्टर एक रजिस्टर आर एफ से रिप्लेस हो जाता है, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस सर्किट को। तो अब हम जो है वो इसकी पहले बनाते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम आप देखेंगे, आप ये उसी तरह इसमें भी फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो यूज़ होगा। ये ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पर उसी तरह डायोड लगे हुए हैं। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, और इसके बाद हमारे पास आगे जो है वो एक आर एफ रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, और उसके आगे एक कैपेसिटर C2 जो है वो लगा हुआ है, और इस आर एफ से पहले एक कैपेसिटर हमारे पास C1 जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप इसके साथ मिला दें, ये आर एफ C1 C2। अब यहाँ से जो कॉमन टर्मिनल है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का, ठीक है, इसको आप इसके साथ मिला दें, और ये जो कॉमन टर्मिनल है ये इधर आएगा, और इधर आके ये इसके साथ मिल जाएगा। ये ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास आउटपुट पे ये VDC वोल्टेज जो है वो आ जाएगा। ये कैपेसिटर C1 C2 RF VDC, यहाँ से आप AC दे रहे हैं, और ये हमारे पास VM, और ये भी VM है, और ये
यहाँ पर जो पॉइंट है इस कैपेसिटर के क्रॉस ए और ए है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है विद पाई आर फिल्टर। ठीक है जी। विद पाई आर फिल्टर, इसको आप कह लें कि ये कोई फिगर ए है। मेरा ख्याल है मैंने जब पाई फिल्टर बनाया तो उसमें मैंने सर्किट के अंदर ये कुछ चीज़ें मिस कर दी थी बनाते। वो बहरहाल मैं इस लेक्चर के एंड पे दोबारा वो सर्किट बना दूंगा आपको पाई फिल्टर का, तो उसको आपने करेक्ट जो है वो कर लेना जिधर वो आपने पहले फिगर बनाई है, उसको काट के तो वो फिगर जो है वो बना लेनी है। अब ये हमारे पास फिगर ए है। अब आपने इसकी वर्किंग और कैलकुलेशंस जो हैं उनको हमने देखना है। तो इसमें देख लें ये C1 C2 अब इंडक्टर रिप्लेस हो गया। ठीक है। और यहाँ पर ये जो VDC जहाँ पे आउटपुट आ रही है, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस R भी जो है वो आपके पास लगी हुई है। अब इसकी वर्किंग और कैलकुलेशन जो है उसको हम देखते हैं। तो वर्किंग और कैलकुलेशन में आप देखें कि वी शैल कंसिडर ओनली फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट एज हाफ वेव supply is rarely used with complex filter circuits। ठीक है। तो वी शैल कंसिडर ओनली फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो हम जो है वो सिर्फ कंसिडर करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट को एज हाफ वेव सप्लाई इज रेयरली used in complex filter circuits। तो हाफ वेव सप्लाई जो है वो कम्प्लेक्स फिल्टर सर्किट्स में कम ही जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये कहते हैं इसलिए हम फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो यूज़ करते हैं फिल्टर सर्किट के अंदर। तो अब हम देखेंगे इफेक्ट जो है। नाउ वी सी द इफेक्ट of C1 C2 and RF as shown in figure A, जैसा कि आपको फिगर ए के अंदर दिखाया गया है। तो नंबर 1 के ऊपर हम जो है वो देखते हैं इफेक्ट ऑफ C1। कैपेसिटर C1 जो है उसका इफेक्ट जो है वो क्या है। ठीक है जी। नंबर 1 के ऊपर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर C1, कि कैपेसिटर C1 जो है वो किस तरह इफेक्ट करता है इस सर्किट के अंदर। तो कैपेसिटर C1 जो है वो चार्ज होता है टू द पीक वैल्यू Vm। द कैपेसिटर C1 चार्जेस टू पीक वैल्यू Vm। वो पीक वैल्यू Vm तक चार्ज होता है ऑफ द
अप्लाइड वोल्टेज, जो आपने अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है उसके। सिमिलर टू दैट ऑफ द तो ये भी उसी तरह ही होता है, एज सिमिलर इन द कैपेसिटर फिल्टर और पाई फिल्टर। जिस तरह के कैपेसिटर फिल्टर और पाई फिल्टर के अंदर जो है वो कैपेसिटर वीएम अप्लाइड वोल्टेज की होता है। तो अब ये जो रिपल फैक्टर है अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय C1, ठीक है। द रिपल फैक्टर अक्रॉस द कैपेसिटर C1 is given by, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी गामा 1, ये पहले भी हमने लिखी थी, 0.144 C1RF, ठीक है। ये आपके पास कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ C2 एंड RF। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ C2 एंड RF, कि C2 और RF जो है वो किस तरह इफेक्ट करते हैं। तो जो रिपल फैक्टर गैमा अक्रॉस C2 विच इज द रिपल फैक्टर फॉर पाई आर फिल्टर सर्किट, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर 2 पे आ गया है, इफेक्ट ऑफ C2 एंड RF। तो जो रिपल फैक्टर गैमा है गैमा अक्रॉस C2 कैपेसिटर के क्रॉस विच इज द रिपल फैक्टर which is the ripple factor for pi r, जो कि रिपल फैक्टर है फॉर पाई आर फिल्टर सर्किट, पाई आर फिल्टर सर्किट के लिए, कैन बी डिटरमिन्ड बाय द वोल्टेज डिवाइडर, कैन बी डिटरमिन्ड by the voltage divider, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर एक्शन ऑफ RF एंड C2। जो वोल्टेज डिवाइडर एक्शन है RF एंड C2 का बाय जो फैक्टर आएगा आपके पास XC2 डिवाइडेड बाय RF प्लस XC2। तो अब जो टोटल रिपल रिडक्शन होगी, ठीक है, the total ripple reduction, अब जो टोटल रिपल रिडक्शन है बाय पाई आर फिल्टर
is therefore given by। तो ये जो टोटल हो गया आपके पास रिडक्शन, इसको हम लिख लेंगे कि ये गैमा वन डॉट एक्स सी टू डिवाइड बाई आर एफ प्लस एक्स सी टू। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 जो है वो आ जाएगी। अब इसके अंदर आप जो है वो कंडीशन अगर लगाएं कि आर एफ इज मच मच ग्रेटर देन एक्स सी टू, कि आर रेजिस्टेंस आर एफ जो है आर एफ इज मच मच ग्रेटर देन एक्स सी टू, ये से बहुत बड़ी है, तो फिर इसके अंदर एक्स सी टू ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये है तो एक्स सी टू गोज़ टू ज़ीरो, तो हमारे पास गैमा जो है वो गैमा वन डॉट एक्स सी टू ओवर आर एफ के बराबर आ जाएगा। तो इसमें गैमा वन की वैल्यू रखें, तो गैमा वन की वैल्यू 0.144 डिवाइड बाई सी वन आर एफ 1 ओवर आर एफ, और एक्स सी टू की वैल्यू 1 ओवर 4 पाई एफ सी टू, ये आ जाएगी डॉट 1 ओवर 4 पाई एफ सी टू। तो ये हमारे पास गैमा की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ अब आप इसको सिंपलीफाई कर लें। तो सिंपलीफाई करेंगे तो गैमा हमारे पास आ जाएगा 0.144 डिवाइडेड बाई 4 पाई सी वन आर एफ सी टू। ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं इस वैल्यू को। अब ये फिगर मैं यहाँ से ही मिटा देता हूँ, ये सर्किट डायग्राम जो है नो आई कैन राइट इट गैमा इज इक्वल टू 0.0144 डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर ठीक है। यहाँ पर भी ये आना था एफ स्क्वायर, क्योंकि इधर एक ये एफ है और एक ये एफ है। एफ स्क्वायर सी वन सी टू आर एफ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ गई। नाउ ये तो गैमा फैक्टर अब निकल आएगा आपके पास पाई आर फिल्टर सर्किट से। अब हम देखते हैं कि इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो किस तरह हमारे पास आती है, और उसके लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं उनको ड्रॉ करके देखते हैं। तो लोड रेगुलेशन के अंदर देखें कि जो डीसी वोल्टेज अक्रॉस C1 है, डीसी वोल्टेज अक्रॉस C1
जो डीसी वोल्टेज अक्रॉस C1 एट AA इज गिवन बाय, उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी VAA, ये पहले भी आपने निकाली हुई है, VAA इज इक्वल टू VM1 प्लस 1/4 C1 RF इंटू इज इक्वल टू VM माइनस IDC डिवाइड बाई 4F C1। ये वैल्यू जो है ये हमने पहले भी इसको राइट डाउन किया था जब हमने वोल्टेज रेगुलेशन केस जो है वो पढ़ा था। अच्छा, वहाँ पर भी वो जो इक्वेशन थी उसमें मैंने इक्वल का साइन नहीं डाला था, जब पीछे आपने VAA लिखा था तो उधर भी आपने वहाँ पर इक्वल का साइन जो है वो उसके अंदर डाल देना है। सो द DC आउटपुट वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड, सो द DC output voltage can be calculated, तो लिहाजा जो DC आउटपुट वोल्टेज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय वोल्टेज डिवाइडर एक्शन ऑफ R एंड RF। जो वोल्टेज डिवाइडर एक्शन है R और RF का, उससे आप इसको कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास VDC इज इक्वल टू VAA डॉट R प्लस RF। अब इसके अंदर आप VAA की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो VAA आपके पास VM1 प्लस 1/4 C1 RF इंटू R प्लस RF के बराबर आ जाएगा। और इसी को आप जो है वो फिर राइट डाउन कर सकते हैं कि VDC, क्योंकि ये सारा फैक्टर जो है ये बराबर है VM माइनस IDC के डिवाइडेड बाय 4FC1 इंटू R प्लस RF, ये इसके बराबर है। तो अब यहाँ पर मैं जो है इसको फाइनली कंक्लूड करने से पहले 3 फिगर्स बनाऊंगा और, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट होंगे उसी फिगर A के। तो पहले आप देखें कि ये A और ये A, यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ है C1, इसके आगे लगी हुई है RF, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है C2, इसको इसके साथ मिला दें और ये इधर लोड आ रहा है VDC R के अक्रॉस। इसी तरह ये हमारे पास पाई R फिल्टर सर्किट है, ठीक है जी। ये क्या है? पाई R फिल्टर सर्किट है, उसका पोर्शन मैंने बीच में से निकाला है पाई R फिल्टर सर्किट का। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है इसका, ये आप देखें, ये RF
और यहाँ से ये आर एफ और ये आर, और इसके अक्रॉस, इस आर के अक्रॉस ये वी डी सी है। ठीक है, तो ये फिगर होगी हमारे पास, ये फिगर बी है और ये फिगर सी है। ये क्या है? इक्वलेंट डीसी सर्किट। ये इक्वलेंट डीसी सर्किट है आपके पास। तो इसी तरह मैं एक और फिगर बनाता हूं। ठीक है, ये फिगर होगी। तो यहाँ पर ये आर है, ये आर एफ है, और ये फिर उसी तरह पॉइंट ए है, और ये वोल्टेज यहाँ से वी आप दे रहे हैं, और आउटपुट के ऊपर आपको वोल्टेज मिल रही है वी डी सी। इसको आप कह लें ये फिगर डी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो आप रेजिस्टेंस है पाई फिल्टर की, पाई फिल्टर इंडक्टर आर सी is usually in the range of 80 ohm to 400 ohm, and similar values are suited to RF in the pi R filter circuit. Usually C1 and C2 are made larger and equal. अच्छा, इसके अंदर आप ये जो वैल्यू होती हैं इंडक्टर रेजिस्टेंस जो है आपकी RC, the value of inductor रेजिस्टेंस आर सी। अब जो वैल्यू है आपके पास इंडक्टर रेजिस्टेंस आर सी की इज इन द रेंज ऑफ 80 ओहम। ठीक है, ये किस रेंज में होती है? ये 80 ओहम से लेकर टू 400 ओहम, देखिए 80 ओहम से लेकर 400 ओहम तक होती है। एंड सिमिलर वैल्यूज आर सूटेड, एंड सिमिलर वैल्यूज आर सूटेड टू आर एफ, और इसी तरह सिमिलर वैल्यूज जो हैं वो आर एफ के लिए भी होती हैं इन द पाई आर फिल्टर सर्किट। इन पाई आर फिल्टर सर्किट, पाई आर फिल्टर सर्किट के अंदर, और जो वैल्यूज हैं सी एन और सी के उनको लार्जर और इक्वल रखा जाता है। द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2, अब C1 और C2 की जो वैल्यूज हैं आर मेड लार्जर एंड इक्वल, और इक्वल उनको रखा जाता है। C1 इज इक्वल टू C2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पाई आर फिल्टर सर्किट। ठीक है जी, दैट वाज द पाई आर फिल्टर सर्किट। तो अब आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाए हैं, जिसमें जो फिगर बी है इसके अंदर आर एफ C1 C2 ये पाई की शक्ल बना रहे हैं, आर लगी हुई है उसको अक्रॉस आउटपुट VDC ले रहे हैं आप। फिर हमने फिगर जो है वो बनाई है सी, जो कि इक्विवेलेंट सर्किट है
इक्विवेलेंट डीसी सर्किट है इसका पाई आर फिल्टर का। फिर हमने फिगर डी बनाई है जिसमें हमने दिखाया है कि आर एफ और आर जो है वो एज ए वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल जो है वो होते हैं। तो ये हमारे पास थे पाई आर और पाई फिल्टर सर्किट। अच्छा, पाई फिल्टर सर्किट की जो शुरू में मैंने फिगर ए बनाई थी वो मैं ज़रा दोबारा जो है उसको ड्रा कर देता हूँ। उसमें मुझे शक है कि मैंने वो पूरी नहीं बनाई थी उसमें, तो उसको आपने जो है वो रिवाइज जो है वो कर लेना। तो ये दोबारा मैं जो ये फिगर बनाने लगा हूँ इसकी सर्किट डायग्राम पाई फिल्टर की, ये आपने करेक्ट कर लेनी है। पाई फिल्टर, तो आप देखें कि इसमें ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, एसी दे रहे हैं इधर से आप, तो ये हमारे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर ये दो डायोड लगे हुए हैं, इससे जाके मिल जाता है ये D1 है, ये D2 है। यहाँ से कॉमन टर्मिनल जो है वो आता है ट्रांसफार्मर का, ये प्लस प्लस वी एम है, और इसके आगे हमारे पास ये इंडक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर C1 लगा हुआ है। इसको आप इसके साथ मिला दें, और फिर इसके आगे एक कैपेसिटर C2 लगा हुआ है, इसको इसके साथ मिला दें, और इसके आगे एक लोड R जो है वो लगी हुई है, जिसके अक्रॉस आपको VDC जो है वो मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये कोई इंडक्टर L जो है वो आपके पास लगा हुआ है। अब हमारे पास जो सर्किट है फिल्टर का वो ये है, इतना पोर्शन जो है ये पाई फिल्टर सर्किट का है। ठीक है, तो ये पाई फिल्टर सर्किट है। ये मैंने दोबारा डायग्राम बना दिया, मुझे शक था कि शायद मैं कुछ चीज़ें उसके अंदर मिस कर गया हूँ, तो ये आपने जो है इसको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये फिल्टर और लोड है, ये जो इसको शेड किया मैंने, ये फिल्टर एंड लोड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं यहीं पर जो है वो लेक्चर उसको एंड करता हूँ। तो हमने जो है आज पाई फिल्टर और पाई आर फिल्टर इनको स्टडी कर लिया है। तो अब ये चैप्टर भी आपका जो है वो ख़त्म हो गया, जिसमें डायोड और डायोड की एप्लीकेशंस आपने पढ़नी थी, क्योंकि उसके अंदर मैं जो एप्लीकेशन जीनर डायोड और LED है वो पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका था। अब नेक्स्ट जो हमने थर्ड चैप्टर शुरू करना है कल से, वो हमने शुरू करना है BJT, यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हमने BJT जो है उसको स्टडी करना है, जंक्शन ट्रांजिस्टर को। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।